Hello students, welcome again with a new topic in political science. Students, हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर किया था पावर शेयरिंग. दिस पावर शेयरिंग इज़ द बेस ऑफ ऑल द चैप्टर्स. अगर आपको पावर शेयरिंग चैप्टर नहीं आता है तो आप उसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा क्योंकि ये सारे चैप्टर्स का बेस है. पावर शेयरिंग में हमने देखा था कि दो कंट्रीज़ हैं और एक है बेल्जियम और एक है श्रीलंका. बेल्जियम के अंदर पावर जो है वो शेयर हो जाती है, इसलिए उसमें शांति रहती है, पीसफुल एकोमोडेशन हो जाता है. दूसरी कंट्री हमने देखी थी श्रीलंका. आपने श्रीलंका में देखा होगा कि वहाँ पे सुप्रीमेसी थी, मतलब कि सिन्हालास का रूल था. इस तरह से वहाँ पे सिविल वार हुई. जब पावर डिवाइड हो जाती है तो वहाँ पे पीसफुल एकोमोडेशन हो जाता है. अब हम पॉलिटिकल साइंस का अगला चैप्टर लेने जा रहे हैं जिसका नाम है फेडरलिज्म. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फेडरलिज्म? स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले इसका मीनिंग अच्छी तरह से समझ लो ताकि आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए. फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर पावर डिवाइड हो जाती है सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और उसकी वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में. यानी कि पावर जो है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड हो जाती है, एक के हाथ में पावर नहीं रहती है. अभी जो फेडरेशन है इसके दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसमें पावर डिवाइड हो जाती है. एक तो होती है पावर दैट मीन्स गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री और दूसरी गवर्नमेंट फॉर स्टेट्स. सबसे पहले हम गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री की बात करेंगे. जैसे कि आपने देखा कि हमारी गवर्नमेंट जो है सेंट्रल में है तो वो तो पूरी कंट्री का ध्यान रखती है. तो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि जो नेशन के इंटरेस्ट की बात होती है उसको ध्यान रखना होता है जो गवर्नमेंट होती है एंटायर कंट्री की. सेकेंड, देयर इज़ गवर्नमेंट फॉर स्टेट्स. कुछ गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट्स की होती है, डिफरेंट स्टेट्स की होती है. जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो हमारी डिफरेंट स्टेट्स है और हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है. तो ये स्टेट की गवर्नमेंट का क्या है? इट लुक्स आफ्टर टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. इसको पूरी अपनी स्टेट का ध्यान रखना. जैसे डिफरेंट स्टेट्स है, हमारे यहाँ पे यूपी है, हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र है, गुजरात है, साउथ में तमिलनाडु है. ये सारी बहुत सारी स्टेट्स है हमारी और हर स्टेट अपना एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से चलाती है. अब बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एन्जॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर. ये जो दो गवर्नमेंट है यानी कि सेंट्रल और स्टेट, ये दोनों अपना इंडिपेंडेंट पावर यूज़ करती है. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन पावर. तो बोथ दिस गवर्नमेंट, जो दोनों गवर्नमेंट है, दे आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल. इनको पीपल्स को आंसर देना है, सिटीजन्स को आंसर देना है, क्योंकि सिटीजन वोट करती है और इलेक्ट करती है. नाउ अभी हमने फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा जिसके अंदर हमने पढ़ा कि दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि सेंट्रल अलग और स्टेट या डिफरेंट प्रोविजंस अलग. दोनों अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ. अब हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना क्योंकि मैं क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे. आइदर यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है? आइदर ओनली वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. या तो एक ही गवर्नमेंट होती है और अगर उसकी कोई सबऑर्डिनेट कुछ होती है, यूनिट्स होती है कुछ, तो ये जो यूनिट्स होती है ये सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही होती है. सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर सकती है ऑर्डर को स्टेट गवर्नमेंट को या प्रोविजनल गवर्नमेंट को पास कर सकती है, जबकि आपने फेडरलिज्म में देखा दे कांट पास द ऑर्डर. नो, स्टेट गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसर देगी, यानी कि सारी जो भी उसके जो रूटीन वर्क है या जो भी एक्टिविटीज़ है उसका आंसर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. अब फेडरलिज्म के की फीचर्स क्या है या मेन फीचर्स क्या है फेडरलिज्म के?
ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आपको की फीचर समझ में आ जाएंगे तभी आप कह सकोगे कि हाँ ये कंट्री जो है फेडरलिज्म में आती है। जब तक आपको उसकी मेन फीचर्स नहीं पता होगे तो आप बता ही नहीं सकते कि कंट्री फेडरलिज्म में है या नहीं है। मेन फीचर्स क्या है इसके? नंबर 1, इसमें 2 और मोर लेवल्स या टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी कि जैसे सेंट्रल हो गई, स्टेट हो गई या लोकल हो गई, तो इस तरह से 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। ये जो होती है, जो डिफरेंट टायर्स होते हैं, जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, दे गवर्न द सेम सिटीजन्स, लेकिन ईच टायर की अपनी जुरिडिक्शंस होती हैं। पावर्स और जो फंक्शंस होते हैं ईच गवर्नमेंट के, ये पूरे के पूरे स्पेसिफाइड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होते हैं। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय एनी सिंगल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिंगल गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती है। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट जब साथ में बैठेंगी तभी जाके चेंजेस आएंगे। उसके बाद कोर्ट कैन इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट भी एक्ट कर सकती है एज एन अम्पायर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज क्लियरली स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी रेवेन्यू सोर्सेज है कलेक्ट करने हैं, टैक्सेस वगैरह, तो सारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। अब फेडरल जो सिस्टम है इसके 2 ऑब्जेक्टिव है। क्यों ज़रूरी है फेडरल सिस्टम? नंबर 1, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, ताकि हम कंट्री की यूनिटी को सेव कर सकें, प्रमोट कर सकें। टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, हमारी जो रीजन्स है जैसे इंडिया है इसमें बहुत सारे रीजन है, उसको एकोमोडेट कर सके, मिला के चल सके। तो स्टूडेंट्स ये की फीचर्स है, आपको बहुत अच्छी तरह से करने हैं इस की फीचर्स को। अब 2 रूट्स हैं थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। फेडरेशन कैसे बनी? एक तो है कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। कमिंग टुगेदर में होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने डिसाइड किया चलो हम मिल जाते हैं, और मिलने के बाद एक बड़ी यूनिट बन जाते हैं। सो इंडिपेंडेंट स्टेट्स दे कम टुगेदर टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स दे हैव इक्वल पावर। जो ये छोटी छोटी कंट्रीज मिल गई हैं, ये सारी कंट्रीज जो भी मिल गई है और एक बड़ी यूनिट बन गई है, ये सारी कंट्रीज़ को इक्वल पावर दिए जाते हैं। इसका एग्जांपल है यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये तो कमिंग टुगेदर है। अब है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। इसमें क्या है, होल्डिंग टुगेदर में हम अपनी कंट्री को भी ले सकते हैं, इंडिया को ले सकते हैं। एक लार्ज कंट्री ये डिसाइड कर देती है कि अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे स्टेट्स के अंदर और नेशनल गवर्नमेंट के अंदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या है कि ऑलरेडी स्टेट्स हैं जैसे हमारी कंट्री के अंदर, सिर्फ इसको होल्ड करके रखना है, इसको संभाल के रखना है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव अनइक्वल पावर। सेंट्रल के पास आपने पहले ही देखा, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर है स्टेट से। तो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव अनइक्वल पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। इसका एग्जांपल है इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। तो स्टूडेंट्स, जब 2 काइंड्स ऑफ रूट्स आपसे पूछा जाए फेडरेशंस की, तो ध्यान रखिएगा वो है कमिंग टुगेदर, जिसका एग्जांपल है यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस, जिसका एग्जांपल है इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है? मैंने आपको पहले ही कहा था, आप फिर से उस बात पे जाइए कि उसके की फीचर्स क्या है। अगर ये की फीचर्स इंडिया के अंदर है तो हाँ, इंडिया एक फेडरल कंट्री है। नंबर 1, इंडिया हैज़ 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, देख लो, सेंट्रल में, फिर स्टेट गवर्नमेंट है और एक लोकल गवर्नमेंट है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द पावर ऑफ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इनटू 3 डिफरेंट लिस्ट। 3 लिस्ट में डिवाइड है। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड कर दिया पावर्स को
कि ये सेंट्रल को देखनी है और ये स्टेट को देखनी है। इन 3 लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट, जिसको सेंटर देखती है, स्टेट लिस्ट जिसको स्टेट देखती है, और कॉन्करेंट लिस्ट जिसको दोनों देखते हैं। एनी चेंज, अगर कोई चेंज होता भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या किसी के अंदर, तो इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। कोई एक हाउस उसका डिसीजन नहीं ले सकता, जब तक दोनों हाउस पार्लियामेंट के पास नहीं कर सकते कोई लॉ नहीं बन सकता। जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे जुडिशरी है, एक तो है सुप्रीम कोर्ट, और डिफरेंट स्टेट्स में जो है वो है हाई कोर्ट। तो इनके अपने अपने रोल हैं। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है उनकी पावर है कि वो अपने हिसाब से टैक्सेस लगा सकती है अपने रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। इस तरह से हमने देखा कि इंडिया एक फेडरल कंट्री में आती है। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि 3 लिस्ट है हमारे पास। एक, इसे हम कहते हैं, क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। हमें बताना है कि यूनियन गवर्नमेंट के अंदर और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो लेजिस्लेटिव पावर हुई है, डिस्ट्रीब्यूट हुई है, वो कैसे हैं। तो 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन इसमें है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो 3 लिस्ट है। इस 3 लिस्ट में क्या क्या आता है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूनियन लिस्ट की। यूनियन लिस्ट इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। उसके अंदर जो नेशनल इम्पॉर्टेंस के लिए सब्जेक्ट्स कोई भी चीज़ें आएंगी, जैसे डिफेंस आ गया, फॉरेन अफेयर्स आ गया, बैंकिंग आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, करेंसी आ गया, तो ये सारा का सारा यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हैंडल करेगी। सो यूनियन गवर्नमेंट alone can make laws relating to the subject mentioned in the union list. दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जैसे कि नाम ही आपको पता है, इट कंटेन्स द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, और ये लोकल इम्पोर्टेंस के लिए होती है, जैसे कि पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया। स्टेट गवर्नमेंट alone can make laws relating to the subjects mentioned in the state list. तो स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है कोई भी लॉ बनाना हो। नेक्स्ट है कंकरेंट लिस्ट, और ये इसके अंदर कॉमन इंटरेस्ट की होती है। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसके अंदर आता है एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज एक्सेट्रा। अब बोथ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं on the subject mentioned in this list. और अगर laws conflict with each other, तो law made by the union government will prevail. तो जो यूनियन गवर्नमेंट कहेगी, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, नहीं मिलते हैं विचार स्टेट और यूनियन के, तो वट एवर यूनियन गवर्नमेंट सेज that will be prevailed. अब एक है रेसिडरी पावर्स। मैटर्स जो दोनों इन ना यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, ना कंकरेंट लिस्ट में है, डेट मीन्स मैटर्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिवीजन ऑफ पावर्स आर नोन एज रेसिडरी पावर्स। इट वॉज फेल्ट, ऐसा लगा कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हो सकते हैं जो ये तीनों लिस्ट में ना हो, तो उनको हम कहाँ डालेंगे। तो ये डिसाइड हो गया वो रेसिडरी पावर्स में जाएंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेसिडरी पावर्स। इसको हैंडल सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए या इस तरह का क्वेश्चन आए, एक्सप्लेन द डेमोक्रेटिक पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच मेड इट ए सक्सेसफुल फेडरेशन, तो आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशंस। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट आफ्टर 1947, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला 1947 के बाद, तो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स बनानी थी, और इसके लिए उन्होंने क्या किया
द पीपल हु स्पोक सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। तो ये डिसाइड हुआ कि एक जो लैंग्वेज के लोग हैं उनको उनकी स्टेट में वो एक स्टेट बना दे जिनकी लैंग्वेज बोल, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि गुजरात में गुजराती स्पोकन होते हैं वहाँ पे, तो इस तरह से स्टेट्स बना दी जाए। बाउंड्रीज ऑफ ऑल स्टेट्स चेंज्ड, पीपल स्पीकिंग सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम स्टेट। तो इस तरह से सबकी बाउंड्रीज बन गई स्टेट्स की। फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वॉज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ऑल्सो कन्वीनियंट। तो जब जैसे जैसे ये डिफरेंट लैंग्वेजेस की स्टेट बन गई तो इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन भी करना कन्वीनियंट हो गया, ईजी हो गया। नेक्स्ट इज लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज कौन सी रखी जाए? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी को भी एक लैंग्वेज नहीं रखी। हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। हिंदी हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी के अलावा देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रिकॉग्नाइज्ड की है। अब हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज है और आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है दे वर्क इन दोज लैंग्वेजेस। तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो उसी लैंग्वेज में काम करती है, यानी कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है वो स्टेट की लैंग्वेज में चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क चलेगा वो मराठी में चलेगा। गुजरात में जो चलेगा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क वो गुजराती में चलेगा। तो इस तरह से हमारी लैंग्वेज बहुत सारी है। सेंटर स्टेट रिलेशंस, थर्ड पॉइंट, सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशन को स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है। बहुत टाइम से एक ही पार्टी रूल कर रही थी, सेंटर के अंदर भी और स्टेट के अंदर भी। तो जब दो एक ही पार्टी रूल करे तो वो फेडरलिज्म कम माना जाता है। लेकिन 1990 के बाद में डिफरेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आई, कोएलिशन गवर्नमेंट बनी। कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है जब एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिले तो वो क्या करती है, बाकी पार्टीज़ को भी अपने साथ मिला देती है और गवर्नमेंट बना लेती है। तो कोएलिशन गवर्नमेंट बनी। इस तरह से सेंटर और स्टेट के रिलेशंस और अच्छे हो गए। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने पढ़ा फेडरलिज्म की डिफाइन, क्लियर हो गई? ठीक है। व्हेन पावर्स आर डिवाइडेड, ठीक है। उसके बाद आपने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। आपने पढ़ा था कि पावर जो है वो सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड हो जाती है। इसके अलावा पावर एक और जगह डिवाइड हो जाती है, सेंट्रल में, स्टेट में और लोकल में, लोकल गवर्नमेंट में। सो व्हेन पावर इज़ टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से जब पावर ले ली जाती है और लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। वाई देयर इज़ नीड और इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, क्यों ज़रूरी है? आप एक बार अपने एरिया की देखो। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है तो आप बहुत अच्छी तरह से मुझे बता दोगे कि मैम ये नहीं पानी नहीं आता है, बारिश होती है तो पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो आप मुझे उस प्रॉब्लम्स को बता सकते हो, ठीक है। इसी तरह से लोकल पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटी। लोकल पीपल को ज़्यादा पता है उनको प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है अपनी लोकेलिटीज़ की। इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, और वो अपनी बात को रख सकते हैं। लोकल पीपल दे हैव बेटर आइडियाज़ ऑन स्पेंडिंग मनी, और वो बता सकते हैं कि इसके ऊपर कितना खर्चा होगा। लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स और इश्यूज बेटर सेटल हो जाएगी लोकल लेवल पे। तो इसलिए लोकल गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डिस्प्यूट या कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो लोकल लेवल पे ही ख़त्म हो जाती है। लोग अच्छी तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज दे नो बेटर अबाउट द प्रॉब्लम्स। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन कई जगह पे सक्सेसफुल नहीं हुआ। कैसे? जैसे पंचायत एंड विलेज एंड म्यूनसिपालिटी इन अर्बन एरियाज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये लोग स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, इलेक्शंस रेगुलरली लोकल गवर्नमेंट्स में नहीं होते।
लोकल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं है, या ये कह लो कि इतने रिसोर्सेस नहीं है अपने, वो आज भी डिपेंड है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। तो कहीं जगह पे डिसेंट्रलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। स्टूडेंट्स अगेन बैक, मुझे लगता है आपको डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा, और अब मैं आपको बता रही हूँ कि क्या स्टेप्स लिए गए। और याद रखना ये स्टेप्स 1992 में लिए गए कि डिसेंट्रलाइजेशन को मजबूत कैसे किया जाए, पावरफुल कैसे किया जाए, इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जाए। तो क्या स्टेप्स लिए जाए ताकि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाए। सो रिमेंबर द स्टेप्स वेरी केयरफुली। इट वॉज मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। कंपल्सरी हो गया था कि इलेक्शन होने ही होने लोकल बॉडीज़ में। सीट्स रिजर्व कर दी गई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजिशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। वुमेन के लिए सीट्स 1/3 सीट्स रिजर्व कर ली गई। स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड, बनाई गई, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई गई ताकि इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस, ताकि इलेक्शंस हो सके। स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अभी आपने इसे पीछे पढ़ा था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, डिसेंट्रलाइजेशन सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रही थी। तो 1992 में उन्होंने कह दिया कि कुछ स्टेप्स हैं, ये आपको करनी है, इट इज़ कंपल्सरी फॉर द लोकल गवर्नमेंट। तो इसमें क्या था, इलेक्शंस रेगुलर होंगे। आई एम जस्ट रिवाइजिंग अगेन फॉर यू। रेगुलर इलेक्शंस, देन सीट्स वर रिजर्व, 1/3 सीट्स फॉर वुमेन। स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई गई ताकि इलेक्शन म्यूनिसिपल में, पार्टी में और पंचायत में हो। स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला गया कि कुछ पावर्स और रेवेन्यू जो है वो लोकल गवर्नमेंट को दिया जाए। अभी तो मैंने आपको बताया कि सेंट्रल डिसेंट्रलाइजेशन में पावर जो है वो लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है। अब लोकल गवर्नमेंट जो है ये कैसे डिवाइड हुई। लोकल गवर्नमेंट दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो होती है लोकल रूरल गवर्नमेंट, जिसको हम पंचायती राज कहते हैं, ठीक है, ये विलेज वगैरह गांव वगैरह में होती है। दूसरा है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जो अर्बन एरियाज में होती है। तो अब ये दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता रही हूँ रूरल लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज। ये 3 पार्ट में डिवाइड है, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ठीक। और अर्बन की बात करूँ तो इसके अंदर आती है म्यूनिसिपैलिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल पंचायती राज सिस्टम यानी कि रूरल लोकल गवर्नमेंट। इसके अंदर मैंने आपको बोला सबसे पहला है जिला परिषद, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। इसके अंदर क्या होता है, सारे पंचायत समितिस और मंडल्स इन द डिस्ट्रिक्ट टुगेदर मिल जाते हैं और जिला परिषद बन जाती है। जिला परिषद चेयरपर्सन जो होता है इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। तो जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल भी इसे हम कहते हैं। अभी आपने जिला परिषद में पढ़ा था कि सारी पंचायत समिति और ये सब मिल जाते हैं तो जिला परिषद बन जाती है। अब पंचायत समिति कैसे बनती है, इट इज़ व्हेन अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर। जब कुछ ग्राम पंचायत मिल जाती है तो पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल बन जाते हैं। और ये जो होते हैं द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ये इलेक्टेड होते हैं बाय द पंचायत मेंबर्स। और ये इसका मेन काम क्या है पंचायत समिति का, इट अप्रूव्स द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत। तो जो थर्ड हम पढ़ने जाएंगे वो है ग्राम पंचायत, उसका जो एनुअल बजट है उसको ये अप्रूव करती है। बजट क्या होता है, जो पैसे खर्च करने होते हैं पूरे एनुअली, तो उसको ये बताती है, उसको अप्रूव करती है। पंचायत वर्क्स अंडर द सुपरविज़न ऑफ ग्राम सभा, तो ये उसके ग्राम सभा के सुपरविज़न में वर्क करती है पंचायत। अब है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होती है, दिस इज़ द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर। इसके अंदर बहुत सारे वार्ड मेंबर होते हैं जिसे हम पंच कहते हैं, पंच मीन्स 5। और इनका जो हेड होता है वो होता है सरपंच। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन, जो विलेज में जो रहते हैं वो ही इनको इलेक्ट करते हैं, इन मेंबर्स को।
और इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी। एंटायर विलेज की जो भी डिसीजन लेना होता है तो ये ग्राम पंचायत करती है। आपने कई बार देखा होगा ग्राम पंचायत में कुछ लोग बैठ जाते हैं, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और उसके नीचे पब्लिक बैठ जाती है, पब्लिक अपनी बात रखती है, वो ग्राम पंचायत के लोग अपने डिसीशंस देते हैं। सो दिस इज़ ग्राम पंचायत, इट इज़ फॉर द विलेज, एट द लेवल ऑफ विलेज यू कैन से। अभी हमने ये बात की कि लोकल लेवल पे किस तरह से होगा, रूरल एरियाज़ में डिसेंट्रलाइजेशन जो हुआ है लोकल लेवल। अब हम लोकल गवर्नमेंट अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं। अर्बन एरिया के अंदर सबसे पहले तो म्यूनसिपैलिटीज़ होती है और ये टाउन्स में होती है। अगर हम टाउन्स में बोले अर्बन एरियाज़ में तो उसमें म्यूनसिपैलिटीज़ होती है और म्यूनसिपल चेयरपर्सन जो होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनसिपैलिटी का। सिटीज़ की बात करें तो उसके अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है और उसका हेड मेयर होता है। दोनों म्यूनसिपैलिटीज़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस ये दोनों के दोनों कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज। सो स्टूडेंट, सो लेट अस टेक अ शॉर्ट समरी ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले मैंने आपको बताया था फेडरलिज्म, ओके, हो गया क्लियर। फिर यूनिटरी गवर्नमेंट जिसमें वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, हो गया क्लियर। उसके बाद मैंने आपको की फीचर्स बताए थे फेडरलिज्म के, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था 3 लिस्ट होती है, गेस कर सकते हैं आप 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ओके। उसके बाद मैंने आपको बोला था डिसेंट्रलाइजेशन, जब पावर सेंट्रल से और स्टेट से लेके लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाए। और लोकल गवर्नमेंट मैंने आपको बताया था 2 एरिया में होती है, एक तो होती है रूरल में और एक होती है अर्बन में। सो दिस वे स्टूडेंट्स, आप ये चैप्टर अच्छी तरह से करिएगा और वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।